प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा जो है हम पिछले कई अरसे से कोई अच्छी खबर नहीं सुना सके। मुल्क के मामलात और हालात ऐसे चल रहे हैं। अभी कल जो एक बच्ची का मामला हुआ उसमें उस बच्ची के साथ तो ज़्यादती हुई, लेकिन हम समेत, मुझ समेत जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस हैं और अखबारात हैं, उन्होंने शायद एक और ज़्यादती भी की कि आई थिंक मॉरली उस बच्ची की तस्वीर और उसका नाम नहीं देना चाहिए किसी भी रेप विक्टिम का जिसके साथ इस तरह की ज़्यादती हुई हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों पे कोई जर्नलिज्म का असूल का इतलाक होता है। अगर होता तो कल वाले वाक़यात जो है इस तरह बबागे दहल नाम के साथ और तस्वीरों के साथ ना अखबारों की जीनत बनते आज और ना प्रोग्राम चलते। तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत माजरत करता हूँ, ये होना नहीं चाहिए इस तरह के केसेस के अंदर। मुल्क के अंदर जो टॉप स्टोरीज बनती हैं, जो डेवलपिंग स्टोरीज बनती हैं, वो या रेप की बन रही हैं या वो कानून शिकने की बन रही है। उनमें सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल रही वो शाहजेब कत्ल केस है। मैंने कल भी आपको बताया था कि रेमंड डेविस कत्ल केस के इशू के बाद जो है वो रेमंड डेविस के जो हाथों जो कत्ल हुए, मैंने बड़े प्रोग्राम्स पे किए थे, लेकिन शाहजेब पे मैंने आज तक प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि मुझे यही खुटका था कि शाहजेब के वालिदैन भी जो है वो रेमंड डेविस की तरह पैसे वगैरह का कॉम्प्रोमाइज़ करके साइड पे हो जाएंगे और मीडिया जो है वो मुंह देखता रह जाएगा। और ऐसा ही हुआ शाहजेब कत्ल केस के अंदर। मैंने तो प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन उन्होंने वही किया जो मैं सोच रहा था और उन्होंने पैसे लिए या पैसे नहीं लिए इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से स्पेशल है और ये मेरा पहला प्रोग्राम है शाहजेब कत्ल केस के ऊपर। केस में हम पहली दफ़ा बुलाया, हमने इनवाइट किया जो शाहजेब के जो लवाहकीन हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो वकील हैं जिन्होंने इस पूरे केस को लड़ा, एंटी टेरर कोर्ट के अंदर इस केस को जीता। और उस तमाम प्रेशर के बावजूद जो दूसरी पार्टी जो कि जितोइस की पार्टी है, अपने असर रसूख के बावजूद उन्होंने इस केस को वहाँ से जीता। ये वो प्रेशर क्या था, किन हालात में ये जो वकील थे इन्होंने ये मुकदमा लड़ा शाहजेब की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से, ये एक अजीब व गरीब दास्तान है जो आज आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद पहली दफ़ा आपको सुनने को मिले, क्या प्रेशर उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा और जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें पैसा किस हद तक इन्वॉल्व है, इस पर कुछ हकायक से हम आप आज पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे शाहजेब के लवाहकीन के वकील। पहली दफ़ा आज उनसे हम डिटेल से पूछेंगे किन हालात में उन्होंने केस लड़ा, क्या प्रेशर थे और इस डील के जो मुबैना डील है इसके दरपर्दा हकायक क्या है, इस पर तो हम आएंगे। लेकिन उससे पहले कराची जो है, जिसको मैं कल के प्रोग्राम की क्लोजिंग में बेस्ट ऑफ लक कह के गया था, आज फिर हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हर दफ़ा बेस्ट ऑफ लक कहना पड़ता है और कुछ है ही नहीं चारा कार, ना हुकूमत के पास ना हमारे पास। कराची में आज की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यही रही कि गवर्नर सिंध जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये मुझे नहीं याद कितनी दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन अब की दफ़ा फिर इस्तीफ़ा दे दिया है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शायद उनका पहला इस्तीफ़ा है। इस इस्तीफ़े के महरक़ात क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कमर मंसूर साहब है MQM के रहनुमा, और हमारे साथ रेहान हाशमी साहब है ब्यूरो चीफ दुनिया TV कराची के। रेहान साहब, अगर मैं क्विकली पहले आपसे पूछ लूँ, उसके बाद कमर साहब के पास जरूर जाऊँगा मैं। ऑब्जेक्टिवली बताइए कि ये इस्तीफ़ा आपकी दफ़ा कायम रहेगा गवर्नर सिंध साहब का, या ये पहले इस्तीफ़ों की तरह वापस हो जाएगा? देखिए कामरान साहब, आपने जो सवाल में खुद ही उसका जवाब दे दिया। लगता है ऐसा है कि ये इस्तीफ़ा जैसे पहले गवर्नर सिंध ने 27 जून 2011 को इस्तीफ़ा दिया, फिर MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन 19 जुलाई को उनको कहा जी वापस पाकिस्तान आए और अपने ओहदे का दोबारा संभालें, वो दोबारा आए। फिर 13 फरवरी में उनके साथ फरवरी में यही हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसी तरह वो दुबई चले गए। लेकिन इस दफ़ा जो गए, लगता है ऐसा है कि ये दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि जाने की वजह इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि जी हुकूमत, सिंध हुकूमत जो ऑपरेशन कर रही है वो एक तरफ़ा है, इसलिए वो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी में तो मफाहमती अमल जारी था। अब देख रहे हैं नून लीग में अगर मफाहमती अमल है तो हो सकता है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के और दीगर ज़राए हैं वो कहते हैं ये इस्तीफ़ा भी पहले इस्तीफ़ों की तरह ही होगा और वो हुकूमत उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। रेहान साहब, आपकी दफ़ा थोड़ा फ़र्क ये है कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है और पीपल्स पार्टी, तो आपको लगता नहीं कि वो गवर्नर जो है वो तो एक सदर की स्वाबदीद पर नुमाइंदा होता है फेडरेशन का। अब तो नून लीग की मर्जी है ना, उनको वापस लें या वापस ना लें, इस्तीफ़ा मंजूरी कर लें दायमी तौर पर। तो आपको अब क्यों इस तरह की एनालिसिस है आपका कि शायद वापस आ जाए? नून लीग क्यों चाहेगी MQM का गवर्नर सिंध रहना, अपना क्यों नहीं लगाएगी वहाँ पर? देखिए कामरान साहब, जो मियां नवाज शरीफ कराची आए पहली दफ़ा अपने ओवर टेकिंग सेरेमनी के बाद, मज़ार कायद पे उनके राइट साइड पे गवर्नर सिंध थे और लेफ़्ट पे वज़ीर आला सिंध। तो उन्होंने बरमला कहा था कि जी MQM को मैंडेट मिला है, उनके गवर्नर मेरे साथ हैं। तो मैं उस मौजूद था, तो अंदाज़ा हो रहा था बॉडी लैंग्वेज की वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कि वो रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हालात कराची के आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग कम हुई है। उसके बाद बरमला जो इजलास हुए कराची में, नवाज शरीफ अमन अमान के हवाले से बार बार, फिर उसके बाद चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हम
MQM बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, हम दोनों को रखना चाहते हैं। तो लगता है कि ऐसे कि अभी वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि कन्फ्लिक्ट हो MQM के साथ, उनका गवर्नर हटाएं, फिर अगर वो दूसरा गवर्नर लगाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और गवर्नर के दरमियान एक बड़ा रंजिशें पैदा हो जाएंगी, जो वो वफाकी हुकूमत नहीं चाहती है, क्योंकि अभी उनका जो टास्क है जो अभी नजर आ रहा है कि रेंजर्स को इख्तियार दे रहे हैं, मेरे साथ ही बन रहे हैं। कमर साहब मेरे साथ रहिए, आपसे मजीद पूछो कराची में, लेकिन हम सॉरी रेहान साहब, कमर मंसूर साहब के पास जाऊंगा मैं। कमर मंसूर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब, बहुत वार्म वेलकम। पहले तो ज़िमनन सवाल यही कि गवर्नर सिंध ने जो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, अब की दफ़ा लगता है कि MQM जो है या गवर्नर साहब जो है वापस नहीं लेंगे इस्तीफ़ा? कमर साहब देखें, अभी ये सब कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा कामरान भाई। बात यह है कि गवर्नर साहब के एहलिया जो है काफ़ी अरसे से हलील हैं, और वो उनके इलाज के सिलसिले में, उनके मेडिकल चेकअप के सिलसिले में इससे पहले भी 2-3 दफ़ा गए हैं। ये उनका एक खालिसतन निजी दौरा है। वो गवर्नर हैं और वो वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो एक इंसान भी हैं और यकीनी तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जैसा कि कराची की सूरत हाल है इस वक्त, सिंध में जिस तरह का इस वक्त बहुत माहौल में टेंस है, उस टेंस की को भी एक बड़ा सबब कहा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द जो है ये क्लियर हो जाएगा, और गवर्नर साहब खुद जो है वो इस सिलसिले में जो है वो जल्द ही जो है कोई अच्छा कमर साहब, मैंने आपसे कराची में बात करी, लेकिन एक बस बात का जवाब दीजिए। रेहान हाशमी साहब हमारे ब्यूरो चीफ में बड़े अवेयर हैं, बड़े ज़राए की रिपोर्ट होती है उनके पास। वो अभी फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रखना चाहते हैं MQM के गवर्नर को, तो वो तो कोई भी हो सकता है। तो क्या ये भी इस वक्त क्वेश्चन ओपन है कि गवर्नर ख्वाह शायद MQM का ही हो, लेकिन इशरतुल अब्बास साहब ना हो, या आपको लगता है कि ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी नून लीग की हुकूमत के साथ कि गवर्नर आपका ही होगा? नहीं देखें, बात यह है कि अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, और मुस्लिम लीग नून ने जितने एक तवील अरसे के बाद दोबारा से जो है वो सियासी उफ़क़ पर नमूदार हुई है, और इतने अरसे में मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुछ सीखा है। एक बात तो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है, अगर आप एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से कहें तो मैं कहूँ कि MQM के पास वाज़ेह मैंडेट मौजूद है, और उस वाज़ेह मैंडेट की मौजूदगी में जब आप एक तरफ तालिबान से मफाहमत की बातें कर रहे हो, आप अपने पड़ोसियों से, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो टेंशन थी, उस टेंशन को दूर करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके के मेजर अडॉप्ट कर रहे हो, तो फिर आपको अपने पाकिस्तान में जो हमवतन सियासी जमातें हैं या आपके जो मुखालिफ सियासी ग्रुप हैं, तो आपको उनके दरमियान भी मुफाहमत का अमल बढ़ाना पड़ेगा। मुल्क इस वक्त ख़तरात से दो चार है, आपके चारों बॉर्डर पर जो है वो संजीदा और संगीन सूरत हाल है, और ऐसे में आप बिल्कुल इस बात का तकाजा नहीं कर सकते कि आप दाखिली सूरत हाल को अपनी ठीक ना करें। मैं समझता हूँ जब आप दुश्मनों से बात कर रहे हैं तो दोस्तों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, और यह आपकी सियासी बलूगत है, या आपकी सियासी बालिदगी है कि आप उसको किस लेवल पर देखना चाहते हैं। अच्छा कमर साहब, एक बात बताइए, आप वजह फरमा रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी जो हमारे सामने न्यूज़ है कि वज़ीर दाखिला ने भी रब्ता किया इशरतुल अब्बास साहब से, और ऑब्वियसली बाबर गौरी साहब से भी रब्ता हुआ है, और उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की कोशिश यकीन दहानी कराई गई है। तो क्या ये जो कराची में जो आपके एक्स MPA को FIR कटी है, पुलिस ने काटी, जिसको आप यकतरफा कार्रवाई कह रहे हैं, ये उन तहफ़्फ़ुज़ात के अगेंस्ट इस्तीफ़ा एज अ प्रोटेस्ट दिया गया, और ये वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वज़ीर दाखिला फिर कह रहे हैं कि ये शायद दूर कर देंगे, जिसका ताल्लुक आपके MPA के ऊपर FIR से, साबिक MPA के, इसके लिए मुजाहरे भी किए मुतहदा ने 2 दिन। देखिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि कामरान भाई, एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है, मगर बदकिस्मती से यहाँ सिंध में ये हो रहा है कि सिंध की जो इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो वापस पत्थरों के दौर की तरफ जा रही है। चाहे बल्दियाती मामलात हों, चाहे वो जामियात के हवाले से गवर्नर के इख्तियारात के मामलात हों, मतलब एक ऐसा टेंस का माहौल बना रखा है। उस पर वज़रा जो है वो इतने मुँह फट हैं, जिसका जब दिल चाहता है जो चाहता है बयान दे देता है, और सारे लोग ज़ाहिर है कोई उनकी तरह तो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा खामोश है। गवर्नर साहब भी खामोश है। मैं तो एक यहाँ पर मतलब मैं यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान की हैसियत से, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, लेकिन उसके अलावा एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं बात कहना चाहूँगा कि मुल्क के किसी सूबे में ऐसा टेंशन मौजूद नहीं है जिस तरह का यहाँ सूबाई हुकूमत ने गवर्नर के हवाले से बना रखा है। और गवर्नर एक वफाक का ओहदा है। अगर गवर्नर को आप मुख्तलिफ मौक़ों पर इस तरह का आप ऐसा पोस्चर दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो कि आप ये कहें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का बिल आया है अभी, आप कामरान भाई मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का, या आपके पंजाब में जो है वो कोई पंजाब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है,
और वहाँ इस तरह का कोयटा में इस तरह का नहीं है, पेशावर में इस तरह का नहीं है, लेकिन कराची में और यहाँ एक नई तब्दीली आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पिछली साबका दौर हुकूमत में कि जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था वो अचानक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरे सिंध से लोगों को लाकर यहाँ कराची में रख दिया। तो आप मुझे बताइए कामरान भाई कि कराची के लोग कहाँ जाएंगे? ये आपकी ग्रीवेंसेस है। तो मैं रेहान हाशमी जी नहीं, ये मेरे ग्रीवेंसेस नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन अब यहाँ सियासी मफादात आड़े आ रहे हैं, लिहाजा लोग खामोश हैं। लेकिन एक वक्त तो आएगा लोग बोलेंगे, तारीख तो कहेगी कि भाई ये ज्यादती हो रही थी, जुल्म हो रहा था। ठीक है, अब आपका ये पॉइंट तो आ गया, आपको भी यकीन होंगे। मैं रेहान साहब से पूछूंगा कि ऑब्वियसली जर्नलिस्ट है, मुझे जरा मजीद ऑब्जेक्टिव व्यू भी दे सकते हैं। रेहान साहब, ये जो परसेप्शन उभर रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक नीति से ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसको एमक्यूएम ने भी एक्सेप्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट डे, लेकिन जिस तरह की बकौल एमक्यूएम के मुबैना तौर पर उनको हरासा किया जा रहा है, उनके दफातर में हमले किए जा रहे हैं, उनके एक्स एमपी को उठाया जा रहा है, एफआईआर काटी जा रही है, जो इनका परसेप्शन है कि जी नवाज शरीफ साहब की बिड को लेट डाउन करने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत सारा कुछ कर रही है, सैबोटेज करने के लिए, आप इस परसेप्शन से एग्री करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, या आपके ख्याल में ऑपरेशन मेरिट पे हो रहा है इस वक्त? देखिए कामन, देखिए अगर आप बात करें जैसे कि एमक्यूएम प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना था कि एक्स एमपी है, अभी उनसे जॉइंट इंटरोगेशन टीम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो कराची में जो ऑपरेशन अब तक हम देखते आ रहे हैं, जो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो बेसिकली तमाम ऑपरेशन जो एमक्यूएम के जो वोटर्स के इलाके हैं वहाँ किए गए, लेकिन रेंजर्स हुकाम बार बार कहते हैं कि हम ऑपरेशन लियारी में भी करते हैं, हम ऑपरेशन मंगोबरी में भी करते हैं, लेकिन अगर ग्रैंड ऑपरेशन की बात करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा, जो ग्रैंड ऑपरेशन की बात हुई वज़ीर आज़म के इजलास में, वो अभी इख्तियारात का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। जो रेंजर्स को पुराने इख्तियार थे, उस इख्तियार के तहत वो छापे मारती है, लोगों को पकड़ती है, उनको अरेस्ट करती है, लेकिन जो ये वाक़या हुआ है नदीम हाशमी वाला, पुलिस हुकाम भी कहती हैं कि जी ये इलाका, क्योंकि वो वहाँ के यूनिट इंचार्ज भी हैं, उनके वो सबको जानते हैं, उनके वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं जानते इसलिए उठाए, लेकिन अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसमें पता चल जाएगा कि आया पुलिस की ये गलती थी, आपका पॉइंट समझ आ गया, वाकई वाया ये लोग मुलव्विस हैं। कमर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप जुडिशरी में बिलीव करते हैं कि अगर आपके एक्स एमपीए को जुडिशरी ने सिंध में जो है डिक्लेयर कर दिया कि वो उस कत्ल मुलव्विस थे, तो क्या फिर भी आप समझेंगे कि ऑपरेशन जानिबदार है, या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? जी, मैं कामरान भाई, मैं आपसे मौका चाहूँगा कि मुझे आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। बात ये, हम जुडिशरी पर यह बिल्कुल यकीन रखते हैं, लेकिन कामरान भाई आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल दौर में और अभी चीफ जस्टिस साहब, क्या जो लोग लापता अफराद हैं, क्या उनके बारे में बार बार वो चीफ जस्टिस हैं मगर वो दुआइयाँ दे रहे हैं कि आपसे अच्छी तो पिछली हुकूमत थी कि जो कम से कम जो है वो लापता लोगों को तो बाजियाब करा रही थी। तो ये लापता लोग, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लापता लोगों को नहीं बाजियाब करा पा रहे, तो आप दुनिया में कहाँ जाएंगे? आप कैसे वो चीज़ों को करेंगे? दूसरी बात ये कि देखें, कोर्ट के ऊपर हमें बिल्कुल एतमाद है, लेकिन मैं कामरान भाई आपको एक सियासी वर्कर की हैसियत से बताता हूँ कि 1993 के नसीरुल्लाह बाबर के ऑपरेशन में मुझे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुझे अगवा कर लिया था, और उसके बाद मेरी वालदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट और पूरे पाकिस्तान के कोर्टों में फिरती फिरी। हर जगह हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि जी हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में नहीं है, तो बेचारी कोर्ट क्या करेगी? दूसरी बात, कोर्ट तक का लम्हा मरहला जो है कामरान साहब, वो इतना तवील होता है कि उस दौरान में इतना गैर इंसानी टॉर्चर किया जाता है एक सियासी कारकुन के ऊपर। अब आप देखिए, सबसे भयानक पहलू, हम जमहूरियत की बड़े दावेदार हैं, जमहूरियत की बड़ी बातें करते हैं, मैं तमाम सियासी जमातों को कह रहा हूं, एमक्यूएम ने फौज के बुलाने का मुतालबा किया तो सब चीख पड़े, लेकिन आप देखिए कि टीवी पर टिकर क्या चल रहे हैं, एक सियासी जमात के दफ्तर पर छापा, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका सियासी जमात से ताल्लुक है। आप जब सियासी जमातों को इस तरह से लान तान करेंगे, इस तरह से मतून करेंगे, तो मुझे बताएं आप कौन सी जमहूरियत की आप जमहूरियत के लिए जो है कारनामे अंजाम दे रहे हैं? तो जी, ये आपका दुख जो है वो ऑब्वियसली ऑपरेशंस काफी भुगते हैं आपने, तो आप जो बयान कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये ऑपरेशन जो कराची के कामरान भाई ये कराची के हर घर का दुख है। ठीक है, अभी तो हम पिछले 19 जून 92 के जख्मों को नहीं फरामोश कर सके, हम पे नए जख्म लगाने की तैयारी की जाए। ठीक है जी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमर मंसूर साहब बड़ा आ गया कॉन्क्रीट तरीके से और हकाम वाला तक पहुंच गया। उम्मीद है कि ऑपरेशन जो है ये बकौल आपकी 92 की नाइंसाफियां हुई थी वो ना हो और ये ऑब्जेक्टिव रहे। आपकी पीपल्स पार्टी के हाथ में बागदौड़ है और फेडरल गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब के पास है। व्यूअर्स, कराची का मामला चलते रहेंगे और हम उम्मीद रखते हैं अमन है, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू जिसने पाकिस्तान की स्टेट की को हिला के रख दिया, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को, पाकिस्तान में जो ताकतवर के लिए कानून अलग और जो गरीब है उसके लिए कानून अलग है,
उसके हिसाब से शाहजेब कत्ल केस जो है वो एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बनने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और उसमें हम ये जानते हैं जो डेवलपमेंट उसकी हुई है कि एंटी टेरर कोर्ट ने जो है वो मिस्टर जतोई को जो है वो फांसी की सजा सुनाई, लेकिन जो अभी लास्ट वीक के ड्रामेटिक हालात हैं जिनके अंदर लवाहिकीन जो है शाहजेब साहब के, उन्होंने जो है वो फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दिया। अब ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसमें हमारे साथ जो आज अहम तरीन गेस्ट मौजूद हैं, फैसल सिद्दीकी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाए और आप हमें बताएंगे कि बेसिकली ये फर्स्ट डे से शाहजेब के लवाहिकीन के साथ है और एंटी टेरर कोर्ट केस क्या इन्होंने जीता, किन हालात में जीता, और इस डील के मुतालिक भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरपर्दा इसकी हकायक क्या है, ये डील हुई भी है या नहीं हुई है, ये बगैर पैसों की दे दी गई। इस पर इनसे बात करेंगे। इनकी गुफ्तगू बड़ी अहम है आज की। हमारे साथ इलामा साहब ज़हीर साहब भी होंगे, कसास दियत में उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक बता दूं कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कल कही है इसी माफ़ीनामे को लेकर कि माफ़ीनामे की हैसियत क्या है। उसके बाद शाहजेब कत्ल केस के अहम तरीन नुकात पर हम बात करेंगे। कुछ पोशीदा हकायक है जो पहले तो मंजराम पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, अगर मैं कोर्ट करूँ चीफ जस्टिस साहब को, और आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा है कत्ल के मुकदमात में फी सबीलिल्लाह माफ़ी कानून से धोखा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इस्लामी तालीमात का गलत इस्तेमाल हो तो अल्लाह का अजाब आता है। कत्ल पर फी सबीलिल्लाह माफ़ी फसाद फिल अर्ज है, सुलह मजबूरन भी होती है, इसके जिम्मेदार जजेस भी हैं। अदालत इसी मामले पर भरपूर फैसला देगी। राजीनामे के मामले में अदालत आंखें बंद करे ना एतमाद करे। चीफ जस्टिस ने मंडी बहाउद्दीन में कत्ल के बाद सुलह के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रिमार्क्स देकर कुरानी आयात को अपने मकसद के इस्तेमाल, उन्होंने कहा कि कुरानी आयात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। कत्ल के मुकदमे में फी सबीलिल्लाह माफ़ी कानून के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया है और वफाक से तशरीह तलब की गई है। ये व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शाहजेब कत्ल केस में जो लोग शादियानी बजा रहे हैं कि जतोई साहब शायद रिहा हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मजीद बातें होंगी इसी प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले गांधी साहब से बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली इस्लाम के स्कॉलर हैं और वो हमें बताएंगे कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है जिस तरह शाहजेब के वालिदैन ने किया, इसकी कोई कानूनी हैसियत भी है या कानूनी हैसियत नहीं है। गांधी साहब, आपसे सिर्फ सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह शाहजेब कत्ल केस में कसास और दियत का ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये आपके नुक्ता नज़र में पाकिस्तान जैसी स्टेट के अंदर बिल्कुल ठीक है? देखिए, जब भी कोई कत्ल होता है तो उसके दो फरीक होते हैं, एक मकतूल के वारिस और दूसरे स्टेट। स्टेट की नुमाइंदगी अदालत करती है। अदालत को पहले ये फैसला करना होता है कि मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक है या नहीं। इसके बाद वारसों की मर्जी मालूम करने का मसला पैदा होता है। तो मेरे नज़दीक इस मामले में अदालत के इख्तियार में है कि वो इसको कबूल करे या इसको कबूल करने से इनकार कर दे। किसास इस्लाम में फर्ज किया गया है। ये एक रियायत है जिससे फायदा उठाने के लिए अदालत कोई दलील पाती हो तो फायदा उठा ले, और अगर वो नहीं पाती तो वो इसरार कर सकती है कि किसास लिया जाएगा, कत्ल के मुजरिम को कत्ल किया जाएगा, और इस मामले में उसके हाथ बंधे हुए नहीं है। यही इस्लामी कानून है और ये कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान कर। गामी साहब, कुरान शरीफ की कौन सी आयत है इसकी जो आप अभी रेफर कर सकते हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि खून का बदला खून ही होगा, और ये जो है ये सेकेंडरी ऑप्शन है, पैसे खून बहा ले लेना? कुरान मजीद में सूरह बकरा में मुआशरे को मुखातब करके ये कहा गया कि कुतिबा अलैकुमुल किसास फिल कत्ला, मकतूलों का किसास लेना तुम पर फर्ज किया गया है। और फिर ये फरमाया है कि उसमें न किसी गुलाम का मामला होगा ना किसी आज़ाद का मामला होगा। आज़ाद के बदले में वही आज़ाद, गुलाम के बदले में वही गुलाम, औरत के बदले में वही औरत। कोई तफरीक नहीं होगी, कोई समाजी मर्तबे का फर्क नहीं किया जाएगा, किसास लिया जाएगा। और आयत यहाँ खत्म होती है कि वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, अकल वालों किसास लेने में तुम्हारी जिंदगी है। असल कानून ये है। दरमियान में ये रियायत बयान की गई है कि अगर कोई शख्स माफ कर देता है वारसों में से तो अदालत या कानून उसको कबूल कर सकता है, उस पर लाजिम नहीं है कि उसको कबूल। तो गांधी साहब, ये जो शाहजेब कत्ल केस के अंदर जो दियत अदा, जो पैसे लिए गए, अगर उनके लवाहिकीन ने पैसे लिए हैं तो इसका फैसला बेसिकली अदालत करेगी कि इसके बावजूद कत्ल का केस जतोई पे चलाना है कि नहीं चलाना? जी बिल्कुल, वो मुकम्मल तौर पर रद्द कर सकती है, इसरार कर सकती है कि नहीं, ये एक ऐसा मुजरिम है कि जिसके तौर अतबार ऐसे नहीं है कि इसको माफ किया जाए। अगर इसको माफ किया जाएगा तो इंसानी जान खरीदनी और फरोख्तनी चीज बन जाएगी। इसके नतीजे में मुआशरे को कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। इस वजह से हम ये समझते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए। अदालत बेबस नहीं है, वो सजा दे सकती है और वारसों की दी हुई माफी को रद्द कर सकती है।
वाबी साहब, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हबशा में जब कहत पड़ा तो वहाँ चोरी की सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि स्टेट फेल्ड टू प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू पीपल। तो लोगों के पास कोई खाने के लिए कुछ नहीं था, तो चोरी की सज़ा किस लगाई जा सकती है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पर जो है वो बंदूक के जोर पर जो है वो फैसले लिखवाए जाते हैं, जहाँ पर जो है ताकतवर पैसे के बलबूते पर लोगों के ईमान तक खरीद लेता है, ऐसे ऐसे मुल्क के अंदर आपको लगता है कि जो खून बहा का कॉम्प्रोमाइज़ है, इसके ऊपर इज्तिहाद हो सकता है, जिस तरह हज़रत उमर फारूक ने इज्तिहाद किया था चोरी की सज़ा ख़त्म करके? मेरी राय यही है कि इस तरह के कंप्रोमाइज को कबूल नहीं करना चाहिए। ये जिन हालात में होते हैं, अगर हम इनको कबूल करने लग जाएंगे तो उसके नतीजे में हम फसाद पैदा कर देंगे माशरे में। ये कंप्रोमाइज उन जगहों पर कबूल किए जाते हैं जहां मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक होता है, कोई गरीब आदमी है, कोई अल्लड़ नौजवान है, बुरी सोबत में पड़ गया था, जहां पीछे दौलत बात कर रही हो, इक़्तिदार बात कर रहा हो, वहाँ बड़ी सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों का हौसला पस्त हो और वह आइंदा किसी गरीब आदमी के ऊपर बंदूक ना उठाए। जी बहुत शुक्रिया गांधी साहब, बहुत सख्त सजा देनी चाहिए जहाँ पे ताकतवर जो है वो कमज़ोर को सब्जुगेट करे। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम ब्रेक पे जाऊंगा, वापस आऊंगा। आपको मैंने बताया फैसल सिद्दीकी साहब बड़े अहम गेस्ट हैं हमारे पास, आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे शाहजेब कत्ल केस में जो शायद आपने इससे पहले ना जानते हो, और वो उनके वकील रहे हैं और फर्स्ट डे से वकील रहे हैं, किन हालात में उन्होंने केस लड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इस पर बात करेंगे। इलामा साहब इलाही ज़हीर भी हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेरी वॉर्म वेलकम बैक। हम बात करेंगे शाहजेब कत्ल केस के। फैसल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फर्स्ट डे से उनके लॉयर हैं, शाहजेब के लवाहिकीन के। साहब इलाही ज़हीर साहब, बहुत वॉर्म वेलकम आपको भी, आप मजहबी स्कॉलर हैं। फैसल साहब, ये केस जो है बड़े लिहाज से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। कत्ल जिस तरह हुआ, उसके बाद जिस तरह हरासा किया गया चीज़ों को, जिस तरह मैनिपुलेट किया गया मुबैना तौर पर, आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका। इतने प्रेशर में जब आई थिंक कोई वकील इसको लेने को तैयार नहीं था, आपने पहली बात तो ये किन हालात में शाहजेब साहब के वालिदैन को एंटरटेन किया और इनका मुकदमा लिया, और प्रेशर क्या था बेसिकली जो आपने फेस किया? देखिए, ये जो इनकी एक बेटी है जो शाहजेब की बहन थी परेशा, जिनके वलीमे से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो कत्ल हुआ उनके भाई का। जी जी, तो वो मेरे पास आई थी एक दिन रात को। किसी ने फ़ोन किया था कि वो वकील ढूंढ रही हैं, क्योंकि अगले दिन बड़ा क्रूशल डे था, ट्रायल शुरू होने वाला था, और इन्होंने जो वकील इंगेज किया था वो अपीयर नहीं हो रहे थे। अब वो जिन वजूहात की वजह से अपीयर नहीं हो रहे थे ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मुझे याद है वो दिन अभी भी कि वो आई थी और वो बिल्कुल नर्वस थी, रो रही थी, ऑफ कोर्स बहुत परेशान थी, उनको मालूम नहीं था कि क्या होगा। और जो मुझे बात सबसे सरप्राइजिंग लगी कि इतना बड़ा केस था ये, लेकिन उनको कोई वकील नहीं मिल रहा था। शाहजेब के वालिदैन को उनकी बहन कोई वकील नहीं मिल रहा था, जबकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, ये अफोर्ड भी कर सकती है, लेकिन कराची के अक्सर वकील, क्रिमिनल वकील, उनका केस लेने से बड़े हिचकिचा रहे थे। तो मैंने इन सर्कमस्टेंसेस में वो केस टेम्परेरीली बेसिस पे लिया, क्योंकि मेरा हाई कोर्ट का बहुत काम होता है और ये बहुत डे टू डे एक एंटी टेरर ट्रायल होता। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस केस में किस हद तक सबवर्जन ऑफ जस्टिस होगा। पहला तो हमें ये सरप्राइज़ मिला कि जो प्रोसिक्यूटर साहब थे जो मेनली केस चला रहे थे, उन्होंने खुद से पहले ये ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये तो एंटी टेरर कोर्ट में केस चलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक्चुअली स्टेट के वकील थे, उनको जज साहब ने ओवररूल किया। फिर जब ये केस चलना शुरू हुआ तो एक नए प्रोसिक्यूटर साहब आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से चलाना शुरू किया, उनको एक दिन बदल दिया गया और उनकी जगह टू आवर सरप्राइज एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये कहा कि ये तो अक्यूज के गांव से इनका ताल्लुक है, जितोईस जो है। जी जी। फिर हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट में गए और उनको हमने तब्दील करवाया। फिर एक और प्रोसिक्यूटर साहब आए, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से चलाया, लेकिन वो भी एक दिन डिसअपियर हो गए। 5 प्रोसिक्यूटर चेंज हुए, चार। और फिर हमें ये पता चला कि उनको भी थ्रेट्स हैं। फिर एक और प्रोसिक्यूटर साहब आए, उन प्रोसिक्यूटर साहब ने जब ये केस एंड पे जा रहा था, तो जब जज साहब ने उनसे ये पूछा, जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर ली कि आपके ख्याल में इनको सज़ा होनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, प्रोसिक्यूटर ने कुछ नहीं कहा?
जज साहब ने उनसे दोबारा पूछा, एंटी टेरर कोर्ट के जज जो हैं जी, कि आपके ख्याल में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बोले तो जतोई को सजा होनी चाहिए, शाहरुख जतोई को या नहीं? जी, 4 अक्यूज थे, तो उन्होंने कहा आप फैसला करें, विच केम एज अ बिग सरप्राइज फॉर अस। अच्छा, तो ये प्रोसिक्यूटर्स, इसमें इट इज़ अमेजिंग, ये सिर्फ 3 महीने ट्रायल चला है, ये मार्च में शुरू हुआ है, जून में ख़त्म हो गया। 3 महीने में 4 प्रोसिक्यूटर तब्दील। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसमें 7 केस अक्यूज ने फाइल किए हाई कोर्ट में ट्रायल को रुकवाने के लिए। अच्छा, कि एंटी टेरर कोर्ट में ना जाइए, एंटी टेरर कोर्ट में ना चले, इसकी एज कम है, इसमें इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव थी, वो सारी की सारी पिटिशंस डिसमिस हो गई। और एक तो पिटिशन फाइल हुई थी एक दिन पहले, जब अगले दिन अनाउंस होना था कि उसको रुकवाया जाए। उसके अलावा फैमिली को हमें अंदाजा है थ्रेट्स थी। उनकी फैमिली किस प्रेशर से गुजरी थी? आप तो उनसे मिल रहे थे, मतलब बहुत प्रेशर था, इनॉर्मस। देखिए, मैं आपको एक सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। इनकी जो छोटी बेटी है ना महा, उससे जब मैं पहले दिन मिला, जो शाहजेब की छोटी बहन है, छोटी बहन, तो ये मार्च का महीना था, तो उसके इतने हल्के पड़े हुए थे, तो मुझे उस बात से अंदाज़ा था कि ये शायद 25 दिसंबर से रो रही है और सोई नहीं है। मैं जब उससे आखिरी दफ़ा मिला जजमेंट के दिन 7 जून को, तो उसके हलकों का वही हाल था। तो मुझे उसकी शक्ल से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक पिक्चर थी कि इनके ऊपर कितना प्रेशर है और ये कितने परेशान हैं, और वो समझ में भी आता है। इसमें जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे, हमें अंदाज़ा है वहाँ पे भी प्रेशर्स थे, प्रोसिक्यूटर्स पे प्रेशर थे, मेरे ऊपर प्रेशर थे, जो मैंने आपको बातें बताई। और ये कोई छोटा ट्रायल नहीं था, इसमें 23 विटनेसेस हमने 3 महीने में रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन गए कितने फाइनली देने के लिए वहाँ गवाही? 23 विटनेसेस हमने रिकॉर्ड किए, एविडेंस रिकॉर्ड किए। अच्छा, जो इसमें आई विटनेसेस थे 2, जो बहुत बहादुर 2 लड़के हैं, मैं कहूँगा, एक 22 साल का, एक 24 साल का। और जब मैं उनको एविडेंस के लिए कह रहा था, तो मैंने, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था वो अपनी जान रिस्क पे कर रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये तसल्ली दे पाया कि देखिए मैं भी अपनी जान लगा रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी जान लगा रहा हूँ तो इसलिए आपसे तवक्को करता हूँ कि आप सच बोलें। उन आई विटनेसेस, 2 आई विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमने 1 हफ्ते तक ट्रायल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े बख्तरबंद गाड़ी में, इसलिए क्योंकि वो एविडेंस ही रिकॉर्ड करने नहीं देते थे। इनकी एक बैटरी ऑफ लॉयर्स होते थे, कभी एक वकील आता था, कभी दूसरा वकील आता था, कोई 10-15 इनके वकील थे, और वो चेंज होते रहे टू डिले द ट्रायल। सारा मकसद ये था कि अगर देखिए ये सारे क्रिमिनल केसेस में ये होता है कि अगर ये ट्रायल फौरन ना हो ना, तो फिर इसमें विटनेसेस भाग जाते हैं और फिर ये ट्रायल में कभी विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन ये 2 लड़के जो थे गवाह शाहजेब कत्ल केस के आई विटनेसेस, इनको आपने एंड तक एंगेज किए रखा किस तरह? देखिए, इस मुल्क में बहुत बात होती है विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। मैं आपको बताऊं कि विटनेसेस कब प्रोटेक्टेड फील करते हैं? जब नहीं गवाह, जब उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन होती है, वो जब प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और वो जब आके एविडेंस देंगे अगर उनको यकीन हो कि कन्विक्शन होगी, नंबर 1, और नंबर 2, जब उनको ये नज़र आए कि और लोग भी अपनी जान हथेली पे रख के ये ट्रायल करें। ये है विटनेसेस के लिए प्रोटेक्शन। उनको क्या नजर आया? एक तो आप नजर आया कि आप भी रिस्क पे थे। उनको ये नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑनर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, और लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, लोगों की इमोशन। उनको नजर आया कि हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर, उनको नजर आया कि ट्रायल कोर्ट जज साहब है जिनको बड़े मुश्किल हालात में ये केस चलाना पड़ा, वो अगर उनको नजर आएगा कि एविडेंस है तो वो कन्विक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उनको मेरा भी नजर आया, तो इसलिए विटनेसेस एविडेंस देते हैं। अगर विटनेसेस को नजर आएगा कि कन्विक्शन होगी और उनको नजर आएगा कि लोग सीरियस हैं, फिर उनको पुलिस प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं। गवाहों को किस तरह का प्रेशर मिल रहा था? देखिए, थ्रेट्स भी थे, क्योंकि ये जो गवाह थे ना, देवर ये अक्यूज जानते थे कौन है, ये जानते थे कहाँ रहते हैं, तो ये इन्होंने तो सारी जिंदगी अपनी दाव पे लगा दी ना। और ऑफ कोर्स इंसेंटिव्स भी होते हैं, मतलब इनको पैसे को भी लालच दिया गया होगा? इंसेंटिव्स बिल्कुल होंगे जरूर जी।
फैसल साहब, आपसे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने और पूछनी है, लेकिन मैं इलामा साहब को बीच में ले आऊँ डिटेल्स। व्यूअर्स, मैं फैसल सिद्दीकी साहब से 1-2 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी है। एक तो इस डील के बारे में से ज़रूर पूछूंगा, ये जो इतनी आ रही है डील है, और अगर डील हुई है तो उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये भी बताएंगे हमें, जो इनकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इसके अलावा इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सोशल मीडिया जिसने इतना गुल कपाड़ा मचाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, बेसिकली उनको पसंद तो नहीं आएगा, या आखिरी अगला हिस्सा प्रोग्राम का, कि वो बेसिकली कहाँ पर थे जब ये प्रेशर जो है ये गवाह और फैसल सिद्दीकी साहब खुद फेस कर रहे थे। वो खुद क्या सिर्फ फेसबुक तक थे, या वहाँ पे कोर्ट के अंदर जब दूसरी पार्टी कोर्ट रूम को भर देती थी अपने लोगों से प्रेशर डालने के लिए, कोयर्स करने के लिए जस्टिस को, तो फेसबुक वाले बच्चे जो थे, यंगस्टर्स, लैड्स, वो कहाँ पर थे? ये मैं आपको बताऊँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें इसी प्रोग्राम में। लेकिन इलामा साहब, आप ये सब सुन रहे हैं और ऑब्वियसली फैसल साहब मुझे लगता है झूठ तो नहीं बोल रहे। ऐसे केसेस के ऊपर ये तो कुरान की आयत का मजाक उड़ाने की बात है अगर आप उसको इस तरह खून बहा दें कि दूसरे को बंदूक की जोर पे रखें, या स्टेट जहां फेल हो गई हो, जहां पे प्रोसिक्यूटर 5 दफा चेंज हो रहा है और वो फिर भी सजा नहीं मांग रहा, तो ऐसे मौके पर सर इस कॉम्प्रोमाइज की क्या शरई वैल्यू रह जाती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि बेसिकली किसी आलम या तालिब इल्म का ये काम होता है कि जो गुफ्तगू सुनी जाए उसके लिहाज से वो जवाब दे। तो जो वकील साहब ने गुफ्तगू किया उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि वहाँ पर इस तरह के प्रेशर इन्वॉल्व थे, जिनमें इंसेंटिव का इशू भी था और लाइफ थ्रेट्स भी थे। तो इस तरह के लाइफ थ्रेट्स और इंसेंटिव की मौजूदगी में मैं ये बात समझता हूँ कि कोई भी जो अमल किया जाएगा उस अमल को जो है ना आप इस्लामी तौर पे जो है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह कानून के साथ और दीयत की बहस में जाए बगैर, यानी उसकी गहराई में जाए बगैर, ये तो हर बंदा समझता है कि किसास बिल होला है और दीयत जो उसमें सेकेंडरी हैसियत रखती है, लेकिन उसके अंदर एक इंतहाई अहम पहलू ये है कि दीयत जब ली जाती है वो पूरी फ्री विल से ली जाती है, और उसमें जो लेने वाली पार्टी होती है वो इस बात से कन्विंस होती है, चाहे वो वैसे माफ़ कर दे या दीयत लेके माफ़ कर दे, इस बात से कन्विंस होती है कि शायद इसके नतीजे में 2 में से एक मामला जरूर रोनुमा हो। एक बात तो ये है कि कातिल जो उसकी इस्लाह हो जाए और दूसरी कातिल की इस्लाह हो जाए। दूसरी बात है जिस आप क्राइसिस से या जिस सदमे से आप 2 चार हुए हैं, कातिल की फैमिली उस सदमे से 2 चार ना हो। गोया कि आप इसको जो है ना एसोसिएट करते हैं ह्यूमन लेवल के ऊपर कि जिस तरह मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, तो वो अगर बच्चा किसी माँ का दुनिया से चला जाए तो माँ क्या फील करेगी, यानी अपनी उस फीलिंग को दूसरे के साथ रिलेट करना। ये 2 फीलिंग्स होती हैं जो बेसिकली माफ़ी के ऊपर इंसान को मादा तैयार करती हैं। अगर ये 2 फीलिंग मौजूद ना हो और ये माफ़ी नहीं है, वो माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं मराद बनाया, अगर उसमें ये एलिमेंट नज़र आ रहा हो, कुरान की बातें आते ला इकराह फिद दीन, दीन में जबर वाली बात कोई नहीं है। तलाक मुकरा जो जबरी तलाक होती है उसकी भी इस्लाम में कोई आईनी और शरी हैसियत नहीं होती, तो ये भी जबरी मामला है, तो फिर तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं ऐड करूंगा, अगर इसमें यह बात बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा फ्री कंसेंट के साथ ये काम हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर फ्री कंसेंट के की सूरत में जो दीयत को वसूल कर रहे हैं उन लोगों को पब्लिक प्रेशर के जरिए दबाव में लेके आना, या उन लोगों पे हम अपनी अगर फीलिंग के जरिए उनको, वो भी गलत है, वो भी गलत है। ठीक है व्यूअर्स, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो फैसल सिद्दीकी साहब से मैं पूछूंगा कि बेसिकली जब ये फैसला सुनाया गया तो हमने देखा शाहरुख जुतोई जो थे वो तो विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ रहे थे, हालांकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट का माहौल क्या था, ये कोर्ट में थे, कहाँ पर थे? और इसके अलावा ये जो इतना पैसों की डील के मुतालिक बात हो रही है, लवाहिकीन ने ली, फैसल साहब से पूछेंगे इसमें किस हद तक हकीकत है और कितने पैसों पर यह मामला तय हुआ है और आगे इसका फ्यूचर क्या है इस केस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम तरीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमें बताएंगे इस केस के हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब ब्रेक के बाद। बहुत बहुत वेलकम बैक व्यूअर्स। शाहजेब कत्ल केस के हवाले से बातचीत चल रही है। फैसल साहब, ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ पूरी फेसबुक वगैरह के ऊपर, उस पर तो मैं आऊँगा उनके ऊपर, लेकिन पहले तो बता दीजिए कि पैसे अदा हुए इस केस में, उनके वालिदैन को पैसे, प्रॉपर्टी, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े मिले? देखिए, इसका मुझे इसलिए अंदाज़ा नहीं है क्योंकि जब उन्होंने पहली दफ़ा जिक्र किया मुझसे, ये जब कन्विक्शन हो गया था, सज़ा हो गई थी और अपील में थी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे माजरत की थी और मैंने कहा था मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ करना चाहूँगा अपील में, और ये आप लोगों का फ़ैसला है और आप जो करना चाहें। लेकिन देखिए जी, मुझे इन बातों पे सरप्राइज़ नहीं होता, पैसे लेने की बातों पे। हाँ, इसलिए नहीं होता, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन सैडली हमने सोसाइटी में ये देखा है कि ऑल्दो रेप जैसा ऑफेंस जो जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कानूनी तौर पे, लेकिन उसमें भी लोग पैसे लेते हैं, और वो पैसे इसलिए लेते हैं क्योंकि जब उनको डराया धमकाया जाता है तो फिर वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, अब हम विड्रॉ ही कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो फिर वो पैसे भी ले लेते हैं।
तो सोशल मीडिया में तो तूफान मचा हुआ है कि जी पैसे क्यों ले लिए गए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस आपने तो फर्स्ट हैंड वहां पे भुगता है ना इसको। सोशल मीडिया वाले आपके साथ खड़े हुए थे लाखों के लोग, तो वो कह रहे हैं हम खड़े हुए थे, आप क्यों विड्रॉ हो गए लवाहिकीन वगैरह, तो आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया वालों को आज? देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इस पे काफ़ी मोबिलाइजेशन हुई और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये मोबिलाइजेशन हुई फेसबुक पे और इंटरनेट पे और कुछ इस पे जुलूस भी निकले। लेकिन देखिए, जो ये जंग थी ना ग्राउंड रियलिटीज में, ये फेसबुक पे नहीं होनी थी, ये इंटरनेट पे नहीं होनी थी, ये टीवी पे नहीं होनी थी, ये कोर्ट रूम में होनी थी, उनके घरों में होनी थी। अब मैं पहले में क्या था सीन जो आपको लगता है कि फेसबुक वालों को नहीं अंदाजा? देखिए, पहले दिन से जब मैं कोर्ट रूम में एंटर हुआ हूँ और आखिरी दिन तक मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो हमें सपोर्ट करने आया हो, वकीलों को या अच्छा। उनकी फैमिली को सपोर्ट। मुझे नहीं अंदाज़ा कि जब उनके हमारे जो विटनेस थे दो, उनको ख़तरा था, तो उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से किसी किस्म की कैंपेन चली हुई। उनको जान का खतरा था, हमें जान का खतरा था। कोई नहीं आया इनमें से? तो फेसबुक मैं ये कहूँगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग इंसाफ के लिए लड़े, आप चाहते हैं कि अपने मौके पे कायम रहें, तो ये ट्रेंचेस में जंग होती है, ये हर रोज जंग होती है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है। देखिए, ये एक ऐसा हाल था कि इतने बड़े केस में मुझे मजबूरन एज अ लॉयर आना पड़ा क्योंकि उनको कोई वकील नहीं मिल रहा था। मैंने भी वकील ढूंढने की कोशिश की क्योंकि मैं बहुत मसरूफ था। एक वकील साहब जिन्हें हमने किया वो भी मिड ट्रायल विड्रॉ हो गए, एक और वकील साहब हमने किया। उनकी पार्टी कितने बंदे लेके आया करती थी कोर्ट में आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए? जरूर ज्यादा कोर्ट रूम भरा हुआ होता था जितोईस की तरफ से जी, चारों क्यूज की तरफ से। बहुत इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर था, डरा धमकाने वाला, थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर था। और मैं ये एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरी ट्रायल के दौरान जो लोग इसको ट्राई कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन, उनको जान का खतरा। आपको क्या कैसा लगा जब एंटी टेरर कोर्ट ने इनको जितोईस को और दूसरे को अक्यूज्ड इनको फांसी की सजा सुनाई और वो विक्ट्री का निशान बना के अदालत से बाहर निकले? हाउ व्हाट वाज योर फीलिंग? आपने देखा जब इसको टीवी पे देखा, जब वैसे देखा? देखिए, हमें तो पुलिस ने कहा था कि आप कोर्ट रूम में भी नहीं आइएगा क्योंकि आपको खतरा है। अच्छा, जिस दिन फैसला था जी, तो हम कोर्ट रूम में नहीं गए। मैंने फैमिली को भी मना किया क्योंकि ये कोर्ट रूम हाई कोर्ट के साथ था, तो हाई कोर्ट के भी एक हिस्से पे हम बैठे हुए थे क्योंकि ये वहाँ से जुलूस निकाल के हाई कोर्ट में भी एंटर हो गए, दूसरी पार्टी जो है जी। तो ये बड़ा थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर था इन नन ऑफ माई केसेस जो मैंने किए। और लेकिन फैसल साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब अगर ये मामला इसके खिलाफ पिटीशन गई हुई एंटी टेरर कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि इस माफी को रद्द कर दे और कहे कि माफी आपका जाती फेल है और हम जो है वो उसको, या समझते हैं अगर माफी की वैल्यू होगी और अगर गवाह भी पीछे हट जाए तो उसके बाद जो ये केस हो जाएगा, या आप समझते नहीं केस जो है इसके मेरिट पे चलता रहेगा, चाहे माफी हो या ना हो, गवाह पीछे हट भी जाए तो टेस्टिमनी चेंज नहीं हो सकती? देखिए, पहली बात ये समझने की है कि ये ट्रायल हुआ है एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंडर, सेक्शन 7A के अंडर। वो एक माफ़ी, उस पर माफ़ी नहीं हो सकती। ये एक 302 के अंडर ट्रायल हुआ, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसके अलावा भी इनको सजाएं मिली है। शाहरुख जितोई को 3 साल सजा मिली है, फिर एक और लाशारी साहब है, उनको 1 साल सजा मिली है। इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है ना कि इस माफी के अलावा वो डिसाइड? देखिए, तो एक तो ये नहीं हो सकता, दूसरा ये कि इन सारे केसेस में सारे, क्योंकि ये केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, इन सारे केसेस में कोर्ट्स अल्टीमेटली एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे इस कॉम्प्रोमाइज को। और मेरी नज़र में ये कॉम्प्रोमाइज लीगली वैलिड नहीं है। अब क्यों? इसलिए क्योंकि एंटी टेरर केसेस में नहीं हो सकता। देखिए, फिर तो ये होगा कि किसी सेक्टेरियन मर्डर केस में कोई थ्रेटन करेगा। दूसरा ये कि अगर ये प्रूव हो जाए कि जैसे क्योंकि वालदा ने लिखा है कि हमने और बहनों ने कि हमने पैसे नहीं लिए, और ये प्रूव हो जाए कि पैसे लिए गए, तो वो लीगली उसकी मॉरल की हैसियत रह जाएगी? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस वजह से हुआ है। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन क्यों फाइल हुई। ये बड़ी इंटेलिजेंट मूव है, इसको समझना चाहिए। पहली बात ये है कि इनकी एक अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे कि ये एंटी टेरर कोर्ट का केस नहीं बनता, ये एफिडेविट्स वहाँ इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात, देखिए, जब फैमिली बैकआउट कर जाती है ना, तो उसका नतीजा ये होता है जो आप जिक्र कर रहे थे कि विटनेसेस भी सोचेंगे, वो सोचेंगे हम क्यों अपनी जान डालें, तो वो अपने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात,
मिराकुलसली शायद अब हम डिस्कवर करें कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्ट्स थे, क्योंकि सब बैकआउट करेंगे, सब बैकआउट तो ये जो माफीनामे होते हैं ना, ये एक तरीकेकार होता है प्रोसिक्यूशन के केस को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी इस पे दोबारा हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। लामा साहब आप क्या कहेंगे, तो फसाद फिल अर्ज़ है, इसकी माफी किस तरह हो सकती है, चाहे वालिदैन माफ भी कर दें? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये बात को इंडिकेट करना या इस बात का जायजा लेना फसाद फिल अर्ज़ का केस बनता या नहीं बनता, ये तो काम अदालतों का है। वो विटनेसेस की रोशनी के अंदर, क्राइम की रोशनी में वो इस चीज़ का फैसला कर सकती है। बाकी आज जो आपने बयान शुरू में चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कोर्ट किया है, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि अगर एग्जैक्ट वो जो आप कोर्ट कर रहे हैं वो मुझे चीफ जस्टिस साहब का पेरेंटली बयान नजर नहीं आ रहा। नहीं, उन्हीं का ही है, मैंने अपने पास थोड़ी लिखा है। मैं बहरहाल मैं ये बात समझ, फसाद फिल अर्ज़ की ये डेफिनेशन नहीं बनती कि आप किसी को दियत लेके कत्ल केस में माफ कर दें, क्योंकि ये तो एक इस्लामी असूल है और इसकी गुंजाइश फसाद फिल अर्ज़ तो कत्ल होना है ना, हाँ, क्योंकि लेकिन आपने जो बात कोर्ट की उसमें ये बात महसूस वो तो उन्होंने केस में कही है ना कि फसाद फिल अर्ज़ जो है उसको जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है वो जिस तरह ये बता रहे हैं, आपने कत्ल केस में माफी नामा या फसाद फिल अर्ज़ उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ने मंडी बहाउद्दीन में कत्ल के बाद सुलह के मुकदमे में उन्होंने कहा कि लेकिन बेसिकली फसाद फिल अर्ज़ जो है ना, उसकी ये टर्म है कि उसके अंदर ऐसा इंटेंस कत्ल हो जिसमें मुजर्रद कत्ल। गांधी साहब ने भी, इलामा साहब ये कहा ना कि कोर्ट डिसाइड करेगी। ये बिल्कुल कुरान शरीफ ने स्ट्रेस किया कि खून का बदला खून। मैं ये कुछ और बात कह रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं दियत लेना या ना लेना ये लवाहिकीन का इख्तियार है। ठीक है, कोर्ट जो है उसको इनको अगर सजा देना चाहता है तो फसाद फिल अर्ज़ के बाब में सर इस पे हमारी ऑनगोइंग डिबेट है। बहुत शुक्रिया इलामा साहब, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मैं आपको बता दूं, फैसल सिद्दीकी साहब जो है बड़े मुश्किल मसाइल उन्होंने केस लिया, उन्होंने केस की फीस नहीं ली, और हम अप्रिशिएट करते पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने प्रेशर में जो है वो हक और बातों की फाइट लड़ते हैं, और इससे इंकरेजमेंट मिलती है मुझ जैसे और बहुत से बेशुमार लोगों को। और फेसबुक वालों के लिए जो है वो आज का मैसेज है कि आप जो है वो उससे बाहर निकल, वो जो है ना वो आपके मतलब वैसी परसेप्शन है, मुबैना तौर पर मम्मी डैडी ग्रुप है, तो उससे बाहर निकले ज़रा और आगे कोर्ट्स के अंदर जो है डिमॉन्स्ट्रेट करें हक की खातिर अपनी। उसको बुरा तो लगा होगा आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये फैसल सिद्दीकी साहब का भी अपना एक्सपीरियंस है, इसको मैंने इंटरप्रेट किया है, वेदर उनकी इंटरप्रिटेशन हो या ना हो। जी, तो ये बहुत बड़ा केस है पाकिस्तान की स्टेट के लिए, जुडिशरी के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब और उनके बाद आने वाले जितने भी जजेस जो हैं इसके ऊपर एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को हत्या की इज्जत से भी ज़्यादा बढ़ के केस है कि अगर यहाँ पर जो इंसाफ ना हुआ तो। व्यूअर्स, आज मशवरा दे रहा हूँ सिर्फ, व्यूअर्स आज के प्रोग्राम तो हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।